हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक लीगल विद अमनदीप। तो कल हमने सेक्शन 101 तक कवर किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 102 के साथ। तो सेक्शन 102 टॉक्स अबाउट डायरेक्शन एटसेट्रा ऑफ सर्च वारंट्स। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 32, 72, 74, 76, 79, 80 and 81 shall, so far as may be, apply to all search warrants issued under section 96, 97, 98 और 100। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे ये सेक्शंस की प्रोविजंस है 32, 72, 76 एक्सेट्रा, तो ये कौन सी प्रोविजन है? ये है वारंट ऑफ अरेस्ट वाली प्रोविजंस। तो ये जो प्रोविजंस हैं वही सेम प्रोविजंस लगेंगी सर्च वारंट्स के ऊपर। तो सेक्शन 96, 97, 98 और 100 डील करते हैं विद सर्च वारंट। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि वारंट ऑफ अरेस्ट की जो सारी कंडीशंस हैं वही सारी लगेंगी सर्च वारंट के ऊपर। अब वो क्या थी कि जैसे जो वारंट ऑफ अरेस्ट है हमारे, वो रिटन होंगे, साइंड होंगे, सील्ड होंगे। तो वही सारी चीज़ क्या होगी, सर्च वारंट पर एप्लीकेबल होगी। तो सर्च वारंट भी रिटन होंगे, साइंड होंगे और सील ऑफ द कोर्ट होगी उन पर। ठीक है। तो उसके बाद है सेक्शन 103, पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलो सर्च। तो ये हमने पहले भी देखा था। तो इसकी जो प्रोविजंस है वो डिटो सेम ही है, पर इसको फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। तो इन्होंने बोला है कि व्हेनेवर एनी पर्सन लाइबल टू सर्च और इंस्पेक्शन, किसी भी पर्सन के पास सर्च करने की या इंस्पेक्शन करने की पावर है अंडर दिस चैप्टर, और जिस जगह वो प्लेस सर्च करने गया है वो है क्लोज्ड। तो एनी पर्सन रिजाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस, तो जो भी पर्सन उस जगह पे रहता है या वहाँ उस टाइम पर है, ठीक है, इंचार्ज है उस प्लेस का उस टाइम पर, तो वो उस ऑफिसर की जो कि सर्च वारंट एग्जीक्यूट करने गया है उसकी डिमांड पर, या अगर कोई और पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट को, तो उनके कहने पर उनको फ्री इनग्रेस करेगा, मतलब उनको घर के अंदर एंट्री देगा और सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा फॉर दी एंट्री इन दैट प्लेस। अब ये जो सर्च और इंस्पेक्शन है, इट कैन बी विद वारंट और विदाउट वारंट। फिर आ गया सब सेक्शन 2, if ingress into such place cannot be so obtained, the officer or other person executing the warrant may proceed in the manner provided by subsection 2 of section 44। अगर उसको इनग्रेस एंट्री नहीं मिल रही उस जगह पर, तो फिर वो क्या करेगा, सेक्शन 44 के सबसेक्शन 2 में जो प्रोसीजर प्रोवाइडेड है वो उसको फॉलो करेगा। तो सेक्शन 44 के सबसेक्शन 2 में क्या प्रोवाइडेड था कि आप जो दरवाजे हैं या विंडो हैं उनको तोड़कर घर के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो वही सेम प्रोसीजर हम जो वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करने जा रहे थे तब भी हमारे पास यही सारा प्रोसीजर सेम था। जब हम सर्च वारंट एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तब भी हमारे पास सेम प्रोसीजर है, तो हम उसको बार बार रिपीट नहीं कर रहे। सबसेक्शन 3, where any person in or about such place is reasonably suspected of concealing about his person any article for which search should be made, such person may be searched, and if such person is a woman, the search shall be made by another woman with strict regard to decency। अब इन्होंने क्या बोला कि जहाँ where any person in or about such place is reasonably suspected of concealing about his person any article, मतलब कि आप किसी प्लेस पर सर्च करने गए और आपको लग रहा है कि जिस आर्टिकल की या जिस डॉक्यूमेंट और थिंग की आप सर्च करने जा रहे हो वो किसी पर्सन की उसने पहना हुआ है उस चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो मैंने अपनी पॉकेट में डाल लिया, तो वो चीज़ क्या होगी, अबाउट हिज पर्सन, मतलब मेरी बॉडी के साथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई गोल्ड चेन थी तो मैंने उसको पहन लिया, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट है मैंने उसको पॉकेट में डाल लिया, कोई मोबाइल फ़ोन की सर्च करने गए थे मैंने उसको पॉकेट में डाल लिया। मतलब प्लेस की सर्च वारंट थी, तो ह्यूमन की सर्च वारंट नहीं थी। बट अगर किसी ह्यूमन के पास या ह्यूमन की बॉडी के ऊपर वो चीज़ है, तो आप क्या कर सकते हो, उस सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए उस पर्सन की भी सर्च कर सकते हो। और अगर कोई फीमेल है तो फीमेल के केस में जो सर्च करेगी उसकी बॉडी की वो फीमेल ऑफिसर करेगी बाय अनदर वीमेन। तो ये अनदर वीमेन वही या तो पुलिस ऑफिसर होंगे या अदर पर्सन जिसको कि एग्जीक्यूट करने के लिए हमने वारंट को भेजा है। फिर आगे सबसेक्शन 4, बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर द ऑफिसर और अदर पर्सन अबाउट टू मेक इट shall call upon 2 or more independent and respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situated, or of any locality if no such inhabitant of the said locality is available or is willing to be a witness, to attend and witness the search, and may issue an order in writing to them or any of them to
सो टू डू। तो अगर सर्च करने गए हैं कोई पर्सन या कोई अदर पर्सन, तो वो क्या करेगा, सर्च करने से पहले उस एरिया के 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट विटनेसेस को बुलाएगा। किस पर्पज़ के लिए, कि ये जो हम सर्च कर रहे हैं आप इसको विटनेस करो, आप इसको देखो, ताकि ये ना हो कि बाद में जो पर्सन है जिसके प्लेस की हमने सर्च करी है वो कह दे कि ये प्लेस, जो डॉक्यूमेंट ये कह रहे हैं कि यहाँ से मिला है, ये तो यहाँ था ही नहीं, ये तो जो पुलिस ऑफिसर आए थे उन्होंने ही प्लांट किया है, वो खुद डॉक्यूमेंट को लेकर आए थे, यहाँ प्लांट कर दिया, सर्च में बोल दिया कि ये तो इसके घर से मिला है। तो विटनेसेस की रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि जो सर्च करने आ रहे हैं पुलिस ऑफिसर या अदर ऑफिसर, तो वो खुद ही कोई डॉक्यूमेंट प्लांट ना कर दें। जो भी सर्च हो रही है उसकी ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करने के लिए हम 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस को बुलाते हैं। तो अगर तो उस लोकेलिटी के विटनेस हैं तो ठीक, अगर नहीं मिल रहे तो आप किसी भी अदर लोकेलिटी के विटनेस को ले आते हो, ठीक है। और इनको क्या है, आप इन राइटिंग ऑर्डर भी इशू कर सकते हो टू अटेंड दी सर्च। अब क्या है कि कहीं भी अगर सर्च होने जा रही है तो पुलिस के केस में कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, तो ऐसे तो फिर कभी पुलिस सर्च कर ही नहीं पाएगी कि उनको कोई 2 लोग विलिंग मिलेंगे ही नहीं। तो इसलिए पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं, वो अपने साथ ही कोई 2 लोग लेके चले जाते हैं सर्च वारंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि अगर उस लोकेलिटी का कोई पर्सन नहीं मिल रहा तो किसी भी लोकेलिटी का कोई भी पर्सन हो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल बात है। फिर सबसेक्शन 5, द सर्च शैल बी मेड इन देयर प्रेजेंस एंड अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड in the course of such search and of places in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person। तो जो सर्च है फिर इन 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन जो हमने बुलाए थे उसको सर्च को देखने के लिए, तो उनके सामने सर्च होगी और जो भी डॉक्यूमेंट्स वो वहाँ पर सीज करेंगे उनकी एक लिस्ट बनेगी कि ये आर्टिकल्स जो सर्च करने आया है पर्सन वो उसको सीज कर रहा है, एंड साइंड बाय सच विटनेसेस। और फिर ये जो 2 या 2 से ज़्यादा विटनेसेस होंगे ये उसको साइन करेंगे लिस्ट को। बट नो पर्सन विटनेसिंग अ सर्च अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द कोर्ट एज अ विटनेस ऑफ द सर्च अनलेस स्पेशली समन्ड बाय इट। बट किसी पर्सन ने सर्च को समन करा है, इससे ये नहीं है कि उसको कोर्ट में जाकर उसका एविडेंस देना पड़ेगा, उसको एज अ विटनेस समन नहीं करा जाएगा अनलेस कि स्पेशली समन्ड बाय इट, ठीक है। तो उसको अदरवाइज़ कोर्ट के सामने जाकर एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है खुद से, लेकिन अगर कोर्ट उसको सम्मन करके बुलाती है तब उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो लिस्ट बनती है ऑफ द डॉक्यूमेंट्स या थिंग्स सीज्ड, इसको हम बोलते हैं पंचनामा और इन्वेंट्री, या पंजाबी में हम इसको बोलते हैं फ़र्द जमा तलाशी, ठीक है। तो आप जब भी अगर कोर्ट में कभी प्रैक्टिस करोगे तो आप वहाँ पर ये देखोगे तो इस डॉक्यूमेंट का जो आपको नाम है वो दिखेगा, या तो पंचनामा या इन्वेंट्री, और अगर आप पंजाब में कर रहे हो तो आपको लिखे पंजाबी में ही लिखा होगा फ़र्द जमा तलाशी। फिर आ गया सबसेक्शन 6, द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस सर्च्ड और सम अदर पर्सन इन हिज बिहाफ shall in every instance be permitted to attend during the search a copy of the list prepared under this section signed by the said witnesses shall be delivered to such occupant or person। जिस पर्सन के घर की, या अगर वहाँ पर कोई वैसे उस टाइम के लिए इंचार्ज था, हमने सर्च करी और वहाँ से डॉक्यूमेंट सीज करे हैं, तो उस पर्सन को हम इस लिस्ट की एक कॉपी देंगे जो कि साइंड होगी बाय दीज विटनेसेस। Subsection 7, when any person is searched under subsection 3, a list of all things taken possession of shall be prepared and a copy thereof shall be delivered to such person। प्लेस की सर्च करी, वहाँ से डॉक्यूमेंट सीज करे तो हम उसकी ये इन्वेंट्री बनाएंगे, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट विटनेस से साइन करवाएंगे। बट जब हमने सेक्शन 3 में किसी पर्सन की बॉडी की सर्च करी है तो इन्होंने बोला कि अगर उसकी बॉडी से भी आप किसी डॉक्यूमेंट की पोजेशन ले रहे हो, किसी भी थिंग की पोजेशन लोगे आप, तो आप उसकी भी लिस्ट बनाओगे कि उसकी बॉडी की जो हमने सर्च करी उससे हमें कौन सी चीज़ें मिली जिनकी हमने पोजेशन ली है, और उसकी जो कॉपी है लिस्ट बनाने के बाद वो उस पर्सन को दोगे। सबसेक्शन 8, एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल कॉज refuses or neglects to attend and witness a search under this section when called upon to do so by an order in writing delivered or tendered to him shall be deemed to have committed an offence under section 222 of भारतीय न्याय संहिता। तो हमने ऊपर देखा था कि सर्च को अटेंड करने के लिए जो पुलिस है वो रिटन ऑर्डर इशू कर सकती है। तो अगर किसी पर्सन को कोर्ट पुलिस ऑफिसर ने रिटन ऑर्डर भेजा
को डिलीवर करा या टेंडर करा और वो नहीं आया सर्च को अटेंड करने के लिए, ठीक है, या तो उसने मना कर दिया या उसने निगलेक्ट कर दिया, तो उस केस में वो क्या है, इट इज़ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 222 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, तो वो इस ऑफेंस के लिए लायबल हो जाएगा। सेक्शन 104 डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। तो when in the execution of a search warrant at any place beyond the local jurisdiction of the court which issued the same, any of the things for which search is made are found, such things together with the list of the same prepared under the provisions hereinafter contained shall be immediately taken before the court issuing the warrant। तो इन्होंने बोला किसी कोर्ट ने सर्च वारंट इशू करे अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर, और जिस चीज़ के लिए सर्च वारंट इशू करे थे वो चीज़ मिल गई, अब फिर वो क्या करेंगे, उन सभी जो चीज़ें मिली हैं उन सब की एक लिस्ट बनाई जाएगी और उसके बाद उन सभी चीज़ों के साथ कोर्ट के सामने वो प्रोड्यूस करी जाएंगी, ठीक है, अनलेस, अब इसके एक्सेप्शन क्या है, सच प्लेस इज़ नियरर टू द मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन देयरिन देन टू सच कोर्ट, ठीक है, तो या तो हम उस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे जो कि एग्जीक्यूट करवा रही थी, अगर इशूइंग कोर्ट पास में है तो इशूइंग कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर देंगे, इन विच केस द लिस्ट एंड थिंग्स शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर सच मैजिस्ट्रेट एंड अनलेस देयर बी गुड कॉज टू द कॉन्ट्ररी सच मैजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर ऑथराइजिंग देम टू बी टेकन टू सच कोर्ट, ठीक है, तो अगर तो हम एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर वो उसको इशूइंग कोर्ट के पास भेज देगी रीजंस को रिकॉर्ड करने के बाद, ये कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी प्रोविज़न है। फिर आ गया हमारे पास मिसलेनियस प्रोविजंस सेक्शन 105, तो ये एक्चुअली न्यू प्रोविज़न आई है हमारे पास 105 की, इसको पढ़ लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जब भी सर्च होती थी तो ये डर होता था कि पुलिस कहीं खुद ही किसी डॉक्यूमेंट को प्लांट ना कर दे, ओके, तो इसलिए फिर इन्होंने अभी ये प्रोविज़न ले आए। The process of conducting search of a place or taking possession of any property, article or thing under this chapter or under section 185, including preparation of the list of all things seized in the course of such search and seizure and signing of list by witnesses shall be recorded through any audio, video, electronic means, preferably mobile phone, and the police officer shall without delay forward such recording to the DM, SDM or JMFC। तो ये जो सारी प्रोविज़न है सर्च करने की, सीज़ करने की, लिस्ट ऑफ थिंग्स बनाने की और विटनेसेस से उसको साइन करवाने की, ये सारी प्रोसेस को इन्होंने बोल दिया कि आप ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से रिकॉर्ड करोगे, प्रेफरेबली मोबाइल फ़ोन, मतलब कि फर्स्ट इंस्टेंस में आप कोशिश करोगे कि मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करो, ये नहीं कि अब आप कैमरा मैन लेके जा रहे हो फिर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर लो, और रिकॉर्डिंग को इमीडिएटली आपको सेंड करना है SDM को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, या फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। तो ये जो सर्च और सीजर है ये इस चैप्टर वाली भी हो सकती है और 185 वाली भी हो सकती है। 185 में पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, विद इन जुरिस्डिक्शन सर्च करते हैं विदाउट वारंट, ठीक है, तो वो हम इन्वेस्टिगेशन की जब प्रोविज़न सारी देखेंगे उसमें उसको इन डिटेल डील करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये न्यू प्रोविज़न है कि सर्च को आप ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का रिकॉर्ड करोगे, इसका सेक्शन नंबर याद रखना है आपको। नेक्स्ट सेक्शन 106 पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। सबसेक्शन 1 एनी पुलिस ऑफिसर मे सीज एनी प्रॉपर्टी विच मे बी अलेज्ड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन और विच मे बी फाउंड अंडर सर्कमस्टांसेस विच क्रिएट सस्पिशन ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है, तो या तो पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है किसी ने कहा है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है या उसको सस्पिशन है, या वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में मिली है जिससे कि ये सस्पिशन रेज हो रही है कि ये प्रॉपर्टी चोरी की है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को पुलिस ऑफिसर क्या है सीज कर सकता है। सबसेक्शन 2 सच पुलिस ऑफिसर इफ सबऑर्डिनेट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल फोर्थविथ रिपोर्ट द सीजर टू दैट ऑफिसर। तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से अगर वो छोटा है, उसका जो रैंक है वो उससे कम है, तो फिर वो क्या है ऑफिसर इंचार्ज को रिपोर्ट करेगा। अगर ऑफिसर इंचार्ज ने खुद सीज करी है तो उसको किसी को रिपोर्ट नहीं करना। सबसेक्शन 3 एवरी पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर सबसेक्शन 1 शैल फोर्थविथ रिपोर्ट द सीजर टू द मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन। तो जो भी पुलिस ऑफिसर सीज कर रहा है वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा टू द मैजिस्ट्रेट।
तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जो सब सेक्शन 2 की पावर थी वो थी कि पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट कर रहा है, बट यहाँ पर जो है ये मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना है आपने। तो चाहे पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन था या उससे छोटे रैंक का कोई पुलिस ऑफिसर था, तो कोई भी पर्सन, किसी भी पुलिस ऑफिसर ने सीज़ करी है किसी भी प्रॉपर्टी को बीइंग अलेज्ड और सस्पेक्टेड टू बी स्टॉलन प्रॉपर्टी, तो वो जो उस जुरिस्डिक्शन के मैजिस्ट्रेट हैं उनके सामने उस चीज़ को रिपोर्ट करेंगे। Where the property seized is such that it cannot be conveniently transported to the court, अगर प्रॉपर्टी ऐसी है कि आप उसको ट्रांसपोर्ट करके कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो कन्वीनियंटली, और वेयर देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन सिक्योरिंग प्रॉपर अकोमोडेशन फॉर द कस्टडी ऑफ सच प्रॉपर्टी, या फिर उसकी कस्टडी को उसको कस्टडी में रखने के लिए प्रॉपर अकोमोडेशन मिलना मुश्किल है, और वेयर द कंटिन्यूड रिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन पुलिस कस्टडी मे नॉट बी कंसिडर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या फिर उस प्रॉपर्टी का पुलिस स्टेशन में रखना रिक्वायर्ड नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ओके, तो ही मे गिव कस्टडी देयर ऑफ टू एनी पर्सन ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड undertaking to produce the property before the court as and when required and give effect to the further orders of the court as to the disposal of the same। तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उस जो भी प्रॉपर्टी है उसकी कस्टडी किसी पर्सन को दे देगा और उस पर्सन से बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाएगा कि जब भी तुम्हें बुलाया जाए इसको प्रोड्यूस करने के लिए तब तुम आओगे और इसको प्रोड्यूस करोगे बिफोर द कोर्ट, ठीक है। और कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स होंगे रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ दैट थिंग उनको फॉलो किया जाएगा। इसकी एक्सेप्शन क्या है, वेयर द प्रॉपर्टी सीज्ड अंडर सबसेक्शन 1 इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डीके, वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो सब्जेक्ट टू स्पीडी और नेचुरल डीके है, पेरिशेबल है। एंड इफ़ द पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज़ नॉट नोन, वो प्रॉपर्टी किसकी है ये हमें नहीं पता, और एब्सेंट, वो पर्सन का पता तो है बट वो मिल नहीं पा रहा। एंड द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी इज़ लेस दैन 500 रुपीज़, एंड इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू 500 रुपीज़ से कम है, तो इट में फोर्थ विद बी सोल्ड बाय ऑक्शन अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इस प्रॉपर्टी को आप साथ के साथ बेच सकते हो। कैसे बेचोगे, बाय द ऑर्डर्स ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी के ऑर्डर्स के साथ बेचोगे। एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 503 एंड 504 शैल एज नियरली बी प्रैक्टिकेबल अप्लाई टू द नेट प्रोसीड्स ऑफ सच सेल, तो उसको सेल करने के बाद जो नेट प्रोसीड्स आएंगे, जो पैसा आएगा उसके साथ कैसे डील करना है, वो जैसे कि सेक्शन 503 एंड 504 में बताया गया है तो वैसे किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 107 अटैचमेंट फॉर फ्यूचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये न्यू प्रोविज़न है हमारे पास, इसको देख लेते हैं ध्यान से। वेयर अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन हैज़ रीज़न टू बिलीव that any property is derived or obtained directly or indirectly as a result of criminal activity or from the commission of any offense, तो किसी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करते हुए रीज़न टू बिलीव है कि ये जो कोई प्रॉपर्टी है या तो वो किसी क्राइम के रिजल्ट में आई है कि उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड या उस प्रॉपर्टी के साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, ठीक है, डायरेक्टली हो सकती है, इनडायरेक्टली हो सकती है, तो he may, with the approval of the superintendent of police or commissioner of police, make an application to the court or the magistrate exercising jurisdiction to take cognizance of the offence or commit for trial or try the case for the attachment of such property। तो फिर वो क्या कर सकता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस की अप्रूवल के साथ कोर्ट को एक एप्लीकेशन दे सकता है, या जो मैजिस्ट्रेट हैं जिनको जुरिस्डिक्शन है उस केस को ट्राई करने की, उनको एप्लीकेशन देगा कि इस प्रॉपर्टी की अटैचमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हम क्यों करना चाह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी क्राइम के साथ रिलेटेड है तो हम उसको प्रिजर्व करके रख सकें, ठीक है, एज एन एविडेंस अगर हम उसको रिक्वायर्ड होगा हमारे लिए तो हम उसको बाद में यूज़ कर पाएंगे, तो इसलिए अटैच करके कोई नुकसान तो होगा नहीं, तो इसलिए वो क्या है, कोर्ट से अटैचमेंट के ऑर्डर्स ले सकते हैं। सबसेक्शन 2, इफ़ द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट हैज़ रीज़न टू बिलीव वेदर बिफोर और आफ्टर टेकिंग एविडेंस that all or any of such properties are proceeds of crime, the court or magistrate may issue a notice upon such person calling upon him to show cause within a period of 14 days as to why an order of attachment shall not be made। तो अगर कोर्ट को या मैजिस्ट्रेट को रीज़न टू बिलीव है उनके पास, चाहे एविडेंस लेने के बाद या चाहे एविडेंस लेने से पहले, कि ये जो प्रॉपर्टी है
ये किसी क्राइम के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो जो कोर्ट और मजिस्ट्रेट हैं वो जिस पर्सन के भी पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट वो प्रॉपर्टी होगी तो वो उनको क्या है नोटिस इशू कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि 14 डेज़ के अंदर अंदर आओ और हमें बताओ कि हम इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अटैचमेंट के ऑर्डर्स इशू क्यों ना करें। तो अगर तो वो पर्सन आके एक्सप्लेन कर देते हैं कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने इसको लॉफुली ख़रीदा, ये बिल रहा, या कोई विटनेस प्रूव कर देते हैं कि देखिए मैंने इससे ख़रीदी थी प्रॉपर्टी, कोई क्राइम के साथ रिलेटेड नहीं है, कोई क्राइम प्रोसीड्स को यूज़ नहीं किया गया इसको ख़रीदने के लिए, तो फिर तो कोर्ट उसको छोड़ देगी प्रॉपर्टी को और उसके रिगार्डिंग अटैचमेंट ऑर्डर्स पास नहीं करेगी। बट अगर पर्सन फेल्स टू अपीयर और अपीयर तो कर गया बट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, सफिशेंट कॉज नहीं बता पाया, तो फिर क्या है कोर्ट उसको उस प्रॉपर्टी को अटैच कर देगी। सबसेक्शन 3, वेयर द नोटिस इशू टू एनी पर्सन अंडर सबसेक्शन 2 स्पेसिफाइज एनी प्रॉपर्टी एज बीइंग हेल्ड बाय एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन, कॉपी ऑफ द नोटिस शैल बी सर्व्ड अपॉन सच पर्सन। तो अगर प्रॉपर्टी किसी पर्सन के बिहाफ पर किसी और के पोजेशन में है तो जिस पर्सन के पोजेशन में है तो आप उसको भी नोटिस भेज दोगे। फिर सबसेक्शन 4, द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट में आफ्टर कंसिडरिंग द एक्सप्लेनेशन इफ एनी एज टू द शो कॉज नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 2 and the material fact available before such court or magistrate and after giving a reasonable opportunity of being heard to such person or persons may pass an order of attachment in respect of those property which are found to be the proceeds of crime। तो वही चीज़ मैंने आपको बोली कि एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद या उसके सामने कोर्ट के सामने जो भी मटेरियल फैक्ट्स अवेलेबल हैं उनको देखने के बाद जिस पर्सन को नोटिस भेजा गया था उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद कोर्ट क्या कर सकती है, उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट ऑर्डर्स पास कर सकती है। बट यहाँ पर ये क्या है, मे है, तो डिस्क्रिशन है। अगर कोर्ट के पास सफिशिएंट एविडेंस है, उसको लग रहा है, रीज़न टू बिलीव है, तब अटैचमेंट ऑर्डर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब इसकी प्रोविज़न है, एक्सेप्शन है, मतलब provided if such person does not appear before the court or the magistrate or represent his case before the court or magistrate within a period of 14 days specified in show cause notice, the court or magistrate may proceed to pass the ex parte order। ex parte order कोर्ट अगर वो पर्सन 14 डेज़ के अंदर अपीयर नहीं होता, कोर्ट के सामने अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं रखता, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसकी एब्सेंस में एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकती है। एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है, जिसमें एक पार्टी प्रेजेंट हो और दूसरी पार्टी प्रेजेंट ना हो। तो अभी इसमें स्टेट या पुलिस तो प्रेजेंट होगी, बट इसमें जो अपोजिट पार्टी जिसको शो कॉज नोटिस दिया गया था वो प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसकी एब्सेंस में अटैचमेंट के ऑर्डर्स जो पास करेंगे इनको बोलेंगे एक्स पार्टी ऑर्डर्स। सबसेक्शन 5, notwithstanding anything contained in subsection 2, if court or magistrate is of opinion that issuance of notice under said subsection would defeat the object of attachment or seizure, the court or magistrate may by an interim order passed ex parte direct attachment or seizure of such property and such order shall remain in force till an order under subsection 6 is passed। बट अगर अभी कोर्ट को ये लग रहा है कि अगर हम सामने वाले पर्सन को नोटिस इशू कर देंगे तो जो ऑब्जेक्ट है अटैचमेंट का या सीजर का वो ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर नोटिस भेजा और उस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दिया तो फिर जो मेजर एविडेंस है किसी क्राइम का वो ख़त्म हो सकता है। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में कोर्ट क्या कर सकती है, विदाउट गिविंग नोटिस एक्स पार्टे इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है। अब ये इंटरिम ऑर्डर क्या होगा, इंटरिम ऑर्डर होता है जो कि किसी केस की पेंडेंसी में पास किया जाए, ये फाइनल ऑर्डर नहीं होता, बट इससे आपको एक फॉर द टाइम बिंग एक रिलीफ मिल जाता है। तो कोर्ट ये इंटरिम ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट पास कर सकती है। कैसे करेगी, एक्स पार्टे, मतलब दूसरी पार्टी को सुने बिना, क्योंकि हमने नोटिस नहीं ना भेजा उसको, तो एक्स पार्टे इंटरिम ऑर्डर कोर्ट यहाँ पास कर सकती है। फिर सबसेक्शन 6, ये ऑर्डर कब तक इन्फोर्स रहेगा, जब तक कि सेक्शन 6 का ऑर्डर पास नहीं हो जाता। तो देखते हैं सबसेक्शन 6 में क्या कहते हैं। इफ़ द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट फाइंड्स द अटैच्ड और सीज्ड प्रॉपर्टी टू बी द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट शैल बाय ऑर्डर डायरेक्ट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू रेटिवली डिस्ट्रीब्यूट सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम टू द पर्सन्स हु आर अफेक्टेड बाय सच क्राइम। तो अगर किसी कोर्ट को या मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि ये जो अटैच्ड प्रॉपर्टी और सीज्ड प्रॉपर्टी है ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, मतलब कि क्राइम के पैसों से खरीदी गई हैं, तो कोर्ट क्या कर सकती है या मैजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर कर सकता है डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, कि इसको रेटिवली डिस्ट्रीब्यूट कर दो बिटवीन दी विक्टिम्स। तो मान लीजिए अगर 10,000 रुपये मिले हैं जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है,
तो डीएम क्या कर सकते हैं कि उस केस के जितने विक्टिम हैं उनको रेटिवली बांट दे। फॉर एग्जांपल 2 विक्टिम थे तो 5-5 हज़ार दोनों को दे दे। ठीक है। Subsection 7. On receipt of an order passed under subsection 6, the district magistrate shall, within a period of 60 days, distribute the proceeds of crime either by himself or authorize any officer subordinate to him to effect such distribution. अब सबसेक्शन 6 का अगर ऑर्डर रिसीव हो गया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास 60 डेज़ का टाइम है टू डिस्ट्रीब्यूट दी प्रोसीड्स। ठीक है। अब वो खुद भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भी बोल सकते हैं कि आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सबसेक्शन 8. If there are no claimants to receive such proceeds or no claimant is ascertainable or there is any surplus after satisfying the claimants, such proceeds of crime shall stand forfeited to the government. तो अगर कोई क्लेमेंट ही नहीं है इन नेट प्रोसीड्स को क्लेम करने के लिए, कोई पर्सन ही नहीं है जो क्लेम कर रहा है इसको, ठीक है, या आप किसी क्लेमेंट को ढूंढ नहीं पा रहे हो, ठीक है, या फिर उनको देने के बाद भी आपके पास सरप्लस बच रहा है, एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं, तो ये सारा जो अमाउंट है फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास फॉरफिट हो जाएगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। उसके बाद हम कल स्टार्ट कर लेंगे 108, 109, ये सारे हम सेक्शंस कल ही कर लेंगे। फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइस।